गुड मॉर्निंग। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपने जीव जगत। द लिविंग वर्ल्ड। क्या अपन इस जीव जगत में पढ़ेंगे कि भाई देखिए इसमें कुछ चैप्टर सिलेबस है जो आपके कम हुआ है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। से आपको पता ही आपको 47% सिलेबस कम हुआ है। उसमें से अपन कुछ हटाया भी गया, देखते हैं कुछ करवाएंगे, कुछ छोड़ देंगे जिस महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने आपको बायोलॉजी क्या है इसके इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ कि बायोलॉजी क्या है, किसने बायोलॉजी शब्द दिया, किस चीज़ की ब्रांच है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, इन सब की बात मैं कर चुका हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सजीव क्या है। देखिए वैसे ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि वह सजीव क्या है या सजीवों के जो लक्षण है, ये पॉइंट आपके सिलेबस में हटा दिया गया है कि भाई हटाया गया सिलेबस क्या है कि जीव क्या है ये हटा दिया गया है, सजीव क्या है। फिर भी अपन पढ़ते हैं कि टॉपिक जीव जगत है तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अपन पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण। ये आपको पता है कॉमन सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, ठीक है, छोटी क्लासेज में पढ़ते आए हैं अपन, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं कि भाई सजीवों के लक्षण क्या है कि जीवन क्या है। सबसे पहले इसे एक सरल परिभाषा में अपन नहीं कह सकते भाई जीवन क्या है, इसलिए हम उन लक्षणों को देखते हैं जो जीवन या सजीवों में उपस्थित होते हैं। कि अपन यदि पूछें बात क्या है जीवन क्या है, ठीक है, जीवन की बात तो इसका अपन परिभाषा नहीं दे सकते जीवन क्या है, लेकिन अपन उन लक्षणों के आधार पर बता सकते हैं कि जो सजीव है, जो जीवित रहते हैं, उनमें से कौन कौन से लक्षण अपन देखने को मिलते हैं जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं ये लक्षण जो सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते। भाई जिसमें ये लक्षण होंगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो सजीवों की विशेषता, जिनमें ये लक्षण नहीं होंगे वो क्या होंगे, निर्जीव होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें पॉइंट है वर्दी, ग्रोथ, ठीक है, कि वर्दी सभी सजीवों का लक्षण है कि वर्दी जो है सभी सजीवों में पाई जाती है। और जीवों में वर्दी जो है उनके शरीर के अंदर होने वाली, कि जो जीवों में जो वर्दी है कि जीवों में वर्दी उनके शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। उपापचय क्रियाओं का मतलब होता है जैसे कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रिया करता है, ठीक है, वो उपापचय क्रिया कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज में वैसे इसके दो भाग होते हैं, एक उपचय होता है, एक अपचय होता है। उपचय क्रिया, अपचय क्रिया, ठीक है। उपचय क्रिया में अपन पढ़ते हैं, अपचय में पढ़ते हैं जिसमें जटिल पदार्थों का क्या होता है, अपघटन होता है, जिससे सरल पदार्थ बनते हैं, ठीक है, जटिल से सरल बनते हैं। और उपचय में क्या होता है, सरल पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, जटिल पदार्थ बनाते हैं। अब इसमें देखिए जटिल से सरल मतलब पाचन हो रहा है, सरल से जटिल श्वसन क्रिया में, ठीक है, ग्लूकोज टूटता है। तो मतलब उपापचय क्रिया जो है कि सिंपल सी बात है कि कोई भी जीवित रहने जितनी भी जीव क्रिया करता है, चाहे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, हृदय आपके जो परिसंचरण वाली क्रिया है, ठीक है, किडनी जो वर्क कर रही है, सभी कार्य उपापचय क्रिया में होते हैं। तो जीव जितने भी होते हैं वो अपनी उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप क्या करते हैं, वर्दी प्रदर्शित करते हैं। और पादप व जंतु दोनों में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वर्दी होती है। अब कोशिका विभाजन के चैप्टर पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ते हैं कि एक कोशिका जो होती है उसका आकार बढ़ता है, फिर दो कोशिका में टूट जाती है, फिर ये दो कोशिकाएं होती है, ये दो में टूट जाएगी, फिर ये दो कोशिका होती है, ये दो में टूट जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन रही और कितनी बनेगी आगे, बहुत बनेगी। तो पादपों में और आपके जो जंतु होते हैं, जंतु लोग जैसे मनुष्य भी जंतुओं में आता है, ये जितने भी आपको घूमने फिरने वाले जंतु दिखाई दे रहे हैं सभी जंतु हैं। इन सब में पादपों में और जंतुओं में वृद्धि जो है किसके द्वारा होती है, कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। और जीवों की वृद्धि उनके आंतरिक व जैविक क्रियाओं का परिणाम है कि कोई भी जीव में वृद्धि हो रही है उसका कारण क्या है, उसके आंतरिक व जैविक क्रियाएं के शरीर के अंदर, ठीक है, जो जैविक क्रियाएं हो रही है, जीवित रहने के वाली जो क्रियाएं हो रही है उसकी फलस्वरूप क्या होती है, आपके वृद्धि होती है। जबकि निर्जीवों में वृद्धि जो होती है वो बाह्य कारकों के द्वारा होती है। बाह्य कारकों के द्वारा मतलब जैसे कोई निर्जीव है, मान लीजिए आप पर्वत है, उस पर और कोई छोटा सा रेत का टीला इकट्ठा हो गया, ठीक है, कितने मतलब वो जैसे छोटा रेत का टीला तो बड़ा रेत का टीला होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी उसकी वृद्धि होगी, वो तो क्या बाहरी पदार्थ जमाव की वजह से हो गए,
ठीक है, अब देखो ना वर्दी का मतलब होता है जैसे वर्दी मतलब लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई। तो मान लीजिए कोई रेत का टीला था, अब उस पर और कोई रेत गिरा दी या लकड़ी के टुकड़े डाल दिए, अब इसकी वर्दी हो गई, तो इसे हम वर्दी थोड़ी कहेंगे, ये तो वर्दी इनकी बाह्य कारकों पर हो रही है। जबकि सजीवों में वर्दी जो होती है उनकी वो आंतरिक, ठीक है, शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप उनको वर्दी देखने को मिलती है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो सजीवों में पाया जाता है, वो है आपके प्रजनन। इसकी बात करते हैं, देखिए रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट आता है आपके प्रजनन, जिसे क्या कहा जाता है आपके रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि सभी जीवों में प्रजनन द्वारा अपनी जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का लक्षण पाया जाता है। मतलब कोई जीव है, मान लीजिए एक और जीव है, इसमें क्या होगा, ठीक है, कि भाई अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ, किसके साथ, पहली बात अपनी ही जाति, ठीक है, कि अपनी ही जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए, ए से कितने हो गए, ये मान लीजिए छोटा ए हो गए, तो अपनी ही जाति की संख्या बढ़ाने के जो गुण पाया जाता है, लक्षण पाया जाता है, ठीक है, किसमें, सभी जीवों में पाया जाता है। परंतु प्रजनन की क्रियाविधि में विभिन्नता होती है। देखो प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रकार का हो सकता है, अलैंगिक जनन, ठीक है, ठीक है, लैंगिक जनन, वैकायिक, के 3 प्रकार से जनन हो सकता है। और निर्जीव जो है इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता है। कि सजीवों का गुण से निर्जीव इस जनन के द्वारा, भाई जनन क्या है कि जीवों में अपने समान, ठीक है, अपनी ही जाति की संख्या बढ़ाने का गुण पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रजनन। ठीक है, फिर प्रजनन के आज जैसे आपको कोई भी जीव दिखाई दे रहा है तो किसकी वजह से संभव है, प्रजनन की वजह से, जनन के संभव। ठीक है, आज अपना अस्तित्व, आज मानव की संख्या बढ़ गई, किसकी वजह से, जनन की वजह से। सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। जनन क्यों होता है, अपने अस्तित्व के लिए होता है, अपनी जीवों की अपना खुद का अस्तित्व बना रहे, वेपन चले गए, अपने जो पूर्वज चले गए, ठीक है, पीढ़ी चलती रहे। दूसरा, ठीक है, अपने जीव की, अपनी ही जाति की, अपनी ही प्रजाति की संख्या को बनाए रखने के लिए। ठीक है, वो जो जनन होता है वो पादपों पे जनतों, देखो अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, वह कायिक जनन होता है। वैसे अलैंगिक जनन का ही भाग क्या है, कायिक जनन है। कुछ इसको अलग लिखते हैं, कुछ इसके भाग बताते हैं। लैंगिक जनन का हम लोग क्या, दो आपके जो अलग अलग जननांगों को वाले जीवों में हो, जैसे नर और मादा, ठीक है, एक ही जाति के मनुष्य हैं, लेकिन जननांग दोनों में क्या पाया जाता है, अलग। अलैंगिक जनन होता है एक ही जीव से, एक ही जनक के द्वारा, ठीक है, जैसे विखंडन है, वो खंडन है, इनके द्वारा। और कायिक जनन लोग पादप का भाग तोड़कर, ठीक है, जैसे पादप की जो है आपकी शाखा तोड़कर, पादप की दूसरा कोई तना तोड़कर उसके द्वारा नया पादप बनाना कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे आप। तो ये हो गया प्रजनन। नेक्स्ट आता है आपके उपापचय, तीसरा पॉइंट। उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। देखिए कि उपापचय सजीवों का एक क्या है, महत्वपूर्ण लक्षण है। अभी इसके दो भाग मैंने अभी आपको बताया था, एक होता है उपचय, तो दूसरा होता है आपके अपचय। कि उपचय होता है, एक अपचय होता है। इसे कहा जाता है एनाबॉलिज्म और इसे कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कि भी उपचय एक आपके निर्माणात्मक क्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि विभिन्न उत्पादों का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक उपचय क्रिया है। और चलो जैसे अपन क्या पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में, आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, पादपों प्रकाशन के भाई पादप जो होता है CO2, ठीक है, और जल ग्रहण करके, ठीक है, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, सरल पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक जटिल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो निर्माणात्मक क्रिया है। जबकि अपचय क्या है,
आपके इसमें क्या होते हैं, अब विघटनात्मक क्रिया कि इसमें जो ग्लूकोज होता है जो बना 6H12O6 ये टूटता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट के क्या बनाता है, आपकी CO2 जल और साथ में ऊर्जा बनाता है। तो इसमें क्या हुआ, जटिल पदार्थ टूटा किसमें, सरल पदार्थों में। तो ये श्वसन जो है ये आपके क्या है, अपचय क्रिया है, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उपचय अपचय दो प्रकार की क्रियाएं होती है जिसमें जो पदार्थ हैं वो टूटते हैं, ठीक है, और नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इन दोनों के संयोजन को क्या कहा गया है, आपके उपापचय कहा गया है, कि दोनों को मिला के क्या कहते हैं, उपापचय कहा जाता है। ठीक है, सजीवों में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि अनेक उपापचय क्रिया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अपन पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, सभी क्रियाएं क्या है, उपापचय क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये अपन को जीवित रहने के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक सजीव लक्षण। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, मूवमेंट, गति। फोर्थ पॉइंट है मूवमेंट या गति की बात करने की, कि जंतु एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, परंतु अधिकांश पौधे ऐसा नहीं करते। आपने देखा होगा कि जंतु ये जो होते हैं वो एक जगह से क्या जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, लेकिन पादप क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं करते। पादप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जानते, लेकिन उनके विभिन्न अंगों में गति पाई जाती है। कि पादप की जगह क्या है कि विभिन्न अंगों में गति पाई, जैसे कैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की ओर मुड़ना। अब सूरजमुखी के बारे में सुना होगा, सूरजमुखी क्या होता है, सूरजमुखी पौधा जो है प्रकाश की तरफ, जिस तरफ प्रकाश आता है उसका मूवमेंट होता है, उसका पुष्प जो प्रकाश की तरफ घूमता है। तो ये गति क्या है, सजीवों में पाई जाती है। तो कुछ बोलते हैं गति के आधार पर पादप निर्जीव मानते हैं। निर्जीव कैसे मानोगे भाई, आप सजीवी तो है, ये आपके मूवमेंट जंतुओं की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन इनके अंगों में गति होती है। ठीक है, आपने छुई मुई को छूते हो एकदम कहते हैं मुरझा जाती है, उसकी पत्तियों में वो आप पत्तियां जो नीचे चिपक जाती है, मुरझा जाती है, मूवमेंट ही और क्या है। ठीक है, तो ये गति किस में पाई जाती है, सजीवों का लक्षण है। निर्जीवों में किसी भी प्रकार की कोई गति मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करें पोषण की। ठीक है, कि सभी जीवों को अपनी जैविक क्रिया चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव है, ठीक है, वो अपनी जैविक क्रिया चलाने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए जो क्रिया करता है उसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी अपन को ऊर्जा की आवश्यकता है। कोई भी जीव कोई भी सामान्य क्रिया करता है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता। जैसे आपको चलना है, आप सो रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा कहाँ से मिलती है अपन को, पोषण के द्वारा। पोषण मतलब भोजन के द्वारा। कि अपन ऊर्जा कहाँ से मिलती है, पोषण के द्वारा। जो आप भोजन करते हैं उसके द्वारा आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और अलग अलग जीवों में पोषण की अलग अलग विधियां हैं। कुछ जीव होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, जैसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। ठीक है, कुछ जीव होते हैं जो पादपों पे भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, परपोषी या विषमपोषी। ठीक है, जैसे मनुष्य है, दूसरे जंतु है। अपन क्या है, विषमपोषी, परपोषी है। अपन जैसे पादप किसी से कुछ नहीं लेता है, सिर्फ जल लेता है, प्रकाश लेता है और CO2 लेता है। ठीक है, और अपना भोजन बना लेता। अपन को जल, CO2, प्रकाश से मिले, अपन अपना भोजन मिले, क्योंकि अपन को भोजन, जैसे अपन सब्जी खा रहे हैं, किससे ग्रहण कर रहे हैं, पादप से। भले पैसे दे रहे हो, उसे मतलब है तो पादप से। आप तेल प्राप्त कर रहे हो, किससे प्राप्त कर रहे हो, पादप से, भी उनके बीजों से तेल मिलता है। आप गेहूं खा रहे हो, वो पादप से प्राप्त होता है। आप बाजरा खा रहे हो, पादप से प्राप्त होता है। आप चावल खा रहे हो, पादप से प्राप्त होता है। आप घी खा रहे हो, घी आपके पादप की पत्तियां खा के, जंतु पत्तियां खाते हैं तब जाके घी बनता है। कहने का मतलब अपन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पादपों पर निर्भर है। तो अपना भोजन अपन स्वयं नहीं बनाते हैं, पादपों से लेते हैं, इसलिए अपन क्या है, परपोषी हैं। पादप क्या है, स्वपोषी है। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि अपन जीवित रहने के लिए अपन को किसकी जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। अपन को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जिससे आप काम कर सको, कुछ भी कर सको, इसके लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कहा जाता है पोषण कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करें, उत्तेजनशीलता। क्या है कि सजीवों का विशेष गुण है जिसमें वे किसी बाह्य व आंतरिक उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। ये पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। जैसे बंद कमरे में रखे पादप का प्रकाश की दिशा मुड़ जाना, ये किसका उदाहरण है कि भाई आप पादप को बंद कमरे में रख दोगे
ठीक है, वह कमरे में थोड़ा सा प्रकाश के साथ जिस तरफ से वह प्रकाश आ रहा है उस पादप उस तरफ मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया है एक प्रकार की उत्तेजनशीलता है। जबकि जंतु है वो आपको पता आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो इसके वो स्पर्श कर देता है। अब हम सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है, अपने कान में किसी ने कुछ किया, अपने एकदम हिल जाते हैं, क्या हो गया, तो ये उत्तेजनशीलता आपकी। कोई सो रहा होता है, नाक में आपने कुछ डाल दिया, वो एकदम, तो ये उत्तेजनशीलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कि जैसे अपन को ठंड, अभी ठंड का मौसम है, सर्दी लग रही है, धूप पे रहना पसंद करते हैं, तो ये भी एक आपकी उत्तेजनशीलता, अपनी एक रिएक्टिविटी है। अपन किसी क्रिया के प्रति, क्रिया जो होती है उसके पर उसका आंसर करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं उसके प्रति। ठीक है, तो ये सभी उत्तेजनशीलता अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठंड के प्रति, प्रकाश के प्रति, ताप के प्रति, सभी चीज़ों के, स्पर्श के प्रति भी। अगला है कोशिकीय संरचना। ठीक है, देखो कोशिकीय संरचना क्या है कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। वो कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के मध्य अद्भुत समन्वय होता है कि अपना शरीर कोशिकाओं से बना। कुछ जीव एक कोशिका होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, किन्हों का बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, लाखों करोड़ों। तो अपने शरीर में अपना शरीर कोशिकाओं का बना है। ठीक है, और कोशिका जिनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में। और सबका कार्य क्या है, अलग अलग होता है, और जीवित रहने के लिए वो जरूरी भी है। इसके आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, आकार व आकृति की। आकार व आकृति, कि सभी जीवों का अपना एक विशिष्ट आकार व आकृति होती है, कि सभी का जो शरीर है आकार आकृति, देख कुछ लोग आकार आकृति को एक ही काउंट करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें, समझिए आप। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि एक तो आपकी क्रिकेट वाली गेंद है, एक फुटबॉल है। ठीक है, इन दोनों की आकृति कैसी है, गोल है। आकृति क्या है, दोनों की गोल है, लेकिन आकार बड़ा छोटा बड़ा है। समझा गया, आकृति चीज अलग है, आकार चीज अलग है। ठीक है, तो सभी जीवों का अपना विशिष्ट आकार आकृति होती है, जिसे एक निश्चित सीमा में ही बदल सकते हैं। जैसे अपना शरीर है, कोई भी मनुष्य होगा, उसमें 2 आंखें, 2 कान, नाक, 2 हाथ, 2 पैर, कुछ अपवास में अलग हो जाते हैं, तो ये अपनी आकृति है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या चेंज कर सकते हो, इनमें आकार में थोड़ा आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी आकृति चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर ले, तो आजकल आपको होता बॉडी बिल्डिंग वाला काम चल रहा है, बस यही है। बाकी आकार आकृति सभी जीवों का होता है, निश्चित होता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, निश्चित जीवन चक्र। देखिए ये क्या है, इसकी डिस्कस करते हैं। कि सभी सजीवों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जिसमें वे पैदा होते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं और मर जाते हैं। जैसे मनुष्य का जीवन चक्र क्या है कि वे 1 से 100 वर्ष आयु, बस ये निश्चित जीवन चक्र है। इससे ज़्यादा 110 हो जाए, कोई 120 हो जाए, बहुत रेयर। कि जन्म से लेकर 100 वर्ष की आयु, इसमें आप अपन जन्म भी लेते हैं, वृद्धि भी करते हैं, प्रजनन क्रिया भी करते हैं, मृत्यु भी प्राप्त करते हैं। तो अपना सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जैसे जैसे कछुए होते हैं, उनका जीवन चक्र बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, कुत्ते होते हैं, उनका जीवन चक्र 20 वर्ष तक का होता है। ठीक है, तो सबका जीवन चक्र जो होता है, सांपों का जीवन चक्र थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सभी जीवों का जीवन चक्र फिक्स होता है, उसमें 1-2 वर्ष ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उस जीवन चक्र में उनको मरना भी होता है, जीना भी होता है, अपनी वृद्धि भी करनी होती है, प्रजनन भी करना होता है, सभी कार्य उसी जीवन चक्र में करते हैं। तो इनमें सब में क्या पाया जाता है, निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट की। ये सभी गुण सजीवों में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा जिनमें ये गुण पाए जाते हैं वो सजीव, जिनमें नहीं पाए जाते वो क्या है, निर्जीव है। बस सिंपल सी बात है। अक्सर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है सजीव कौन है, कि जिसमें जीव होता है। अरे जीव क्या होता है भाई, सजीवों में गुण पाए जाते हैं।
स्वनियमन या इसे कहा जाता है समस्थापन। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए क्या है, क्या गुण होता है ये कि जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाएं क्या होती है, लगातार चलती रहती है। तो वे बाह्य व आंतरिक कारक जो होते हैं इन क्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवों के कुछ तंत्र उसकी उपापचय क्रिया को नियंत्रित कर शरीर व आंतरिक अवस्थाओं को संतुलित बनाते हैं। इसमें शरीर के सभी अंग तंत्रों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समस्थापन का मतलब हो गया कि जैसे अपन सर्दी होती है, बाह्य कारक सर्दी होगी। अब अपन जीवित रहने के लिए जैसे अपन को अपना शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अपने शरीर की सभी क्रियाएं संचालित होती है। इससे ज़्यादा कम होने पर अपन बीमार पड़ जाते हैं और लंबे समय तक रहेगा तो अपनी डेथ हो सकती है। तो शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो जैसे अभी सर्दी पड़ रही है, ठीक है, तो अपन सर्दी में के अंदर ऐसे ही कपड़े पहनने लग जाते हैं, ठीक है। शरीर में कुछ इस प्रकार का हैबिचुअल हो जाता है कि वो इस ठंड को सहन कर सके। जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, टेम्परेचर 37 डिग्री रहना चाहिए लेकिन बाहर का 45 डिग्री है, तो फिर बहुत पसीना होता है, तो हवा चलती है, जो ठंडक पसीना होता है क्यों होता है, जीवित रहने के लिए होती है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हड्डियों में क्या होती है, कंपन होती है, जिससे आपके ऊष्मा उत्पन्न होती है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो कोई भी जीव जो होता है उसको जीवित रखने के लिए अपने शरीर में कुछ उपापचय क्रियाएं हैं, अंग तंत्रों के बीच समन्वय बनाना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, स्वनियमन या समस्थापन कहा जाता है। ये अपने जो विकसित जीव उनके अंदर गुण पाया जाता है कि वो अपने आप को बचा लेते हैं। देखिए जो निम्न कोटि के जीव होते हैं, जैसे आपने देखा वो सांप आपको सर्दियों में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो उनमें यह समस्थापन का गुण बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए वो आपको बिलों में चले जाते हैं। मेंढक जैसे वर्षा ऋतु में देखने को मिलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है वर्षा ऋतु के अंदर ही पैदा होते हैं मर जाते हैं, नहीं, वो आप मिट्टी का खड्डा खोदिए, एक फीट के खड्डे के अंदर आपको केंचुए मेंढक बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये क्या है, इस टेम्परेचर को, तापमान को सही नहीं कर पाते, इसलिए जमीन की गहराई में चले जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़ जाते हैं। जैसे इनकी अनुकूल ऋतु आती है सक्रिय हो जाते हैं बारिश के मौसम में। तो आपको बारिश के मौसम में सबसे अत्यधिक जीव देखने को मिलेंगे जो अभी आपने देखे होंगे। और क्यों, वो सबका अनुकूल मौसम होता है। तो सभी जीवों में गुण नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ जीव जैसे अपने अंदर गुण पाया जाता है। गर्मी होती है तो आपको पसीना होता है, तो अपना टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, जैसे पसीना आया, हवा चली, ठंडक होती है, शरीर का टेम्परेचर कम हो गया। पादपों होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यदि पादपों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, पादप जलकर नष्ट हो जाते हैं। 12-1 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप होती है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, ठंडक हो जाती है, जैसे पानी बाहर निकलता है पत्तियों से वाष्प के रूप में, पत्तियों का टेम्परेचर कम हो जाता है, वो जीवित बनी रहती है। तो सभी जीवों के अंदर ये समस्थापन का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को जीवित रख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है विभिन्नताएं। क्या विभिन्नताएं क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए कि सजीवों के शरीर में वातावरण या उनके आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण निरंतर विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण वे बदलते वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं और समय के साथ अपना जैव विकास भी कर पाते हैं। देखिए एक वर्ड आया जैव विकास, देखिए पहले इसको समझिए फिर विभिन्नता बताओ। कि जीवों में होने वाला कर्मोत्तर, एक बाय स्टेप के बाद स्टेट कर्मोत्तर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जैव विकास। सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सुना होगा कि पहले ऐसा कहा जाता कि आज जो आप घोड़ा आज देख रहे हो, पहले ऐसा घोड़ा नहीं हुआ करता था, ठीक है, ये कुत्ते के समान हुआ करता था, लेकिन समय में परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे इसने अपना इनमें विभिन्नताएं आई और आज जो घोड़ा इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से कि जिन अंगों का अपन उपयोग करते हैं नहीं करते हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, वो अपने शरीर में परमानेंट आ जाते हैं। तो जीवों में जो विकास जैसा मनुष्य आज अपन जो आप देख रहे हो मनुष्य वैसा मनुष्य नहीं था। पहले मनुष्य शरीर में बहुत ज़्यादा बाल हुआ करते थे, झुक के चला करता था, 4 हाथों मतलब 2 हाथ 2 पैर पे चलता था, ठीक है। धीरे धीरे वो सीधा खड़ा हुआ, पैर उसके पैर फिर 5 पहले 2 अंगुलियाँ थी, फिर 4 हुई, फिर 5 हो गई, फिर वो कमर सीधी हो गई, वाणी के अंदर विकसित हो गया, बोलने लग गया। पहले वाणी के अंदर विकसित नहीं था, समझने लग गया, लोगों को जानवरों को पालतू बनाने लग गया। तो ये विभिन्नताएं हैं। विभिन्नता मतलब होता है जैसे आपके माता पिता से आप में जो आपके अंदर आपके माता पिता के दोनों के लक्षण है, उन दोनों के गुण आप में है। जैसे आज के समय में बात करें, आज की जनरेशन में जरूरी क्या हो गया, एजुकेशन जरूरी हो गया। आज आप देख लीजिए पुराने आपके जो मदर है या आपके जो दादी जी है, लगभग 99% अनपढ़ है, ठीक है। लेकिन नई जनरेशन है, पढ़ाई जरूरी हो गई, कल्चर चेंज हो गया। आप कपड़ों का ले लीजिए, ठीक है, मतलब जो सिंपल सी लॉजिकल बात है, विभिन्नताएं अपने आप जो किसी अपने अंदर जो विभिन्नताएं आती है वो अपने को जिस माहौल में अपन रह रहे हैं उसमें जीवित रखने के लिए जरूरी है। अब आजकल से देखिए पहले मोबाइल नहीं था, आजकल छोटे बच्चों को मोबाइल चलाना था, तो ये कल्चर हो गया, आजकल कॉमन पॉइंट हो गया। भाई आपको आज मल्टीमीडिया से जुड़ना जरूरी है, आजकल आपकी पढ़ाई भी ये इसी प्रकार से हो रही है। तो ये आप नहीं चलोगे इसके साथ तो आप पिछड़ जाओगे, आज आपकी जनरेशन के साथ आप चल नहीं पाओगे। तो ये विभिन्नता ही जरूरी है। विभिन्नता का मतलब होता है जैसे आप क्लास में बैठे हो 10 बच्चे हैं, आप सब 10 बच्चे हो, आप सभी मनुष्य हो, ठीक है, लेकिन सब में अंतर है कुछ ना कुछ,
सब में वेरिएशन, कोई भी एक जैसा नहीं होता, सब यूनिक हैं आप, ठीक है। तो ये आपके जो अंदर ये गुण आए, ये विभिन्नताएं हैं, माता पिता से जो आप एक बच्चे से दूसरे बच्चे में एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाला जो अंतर है, जो आप में एक दूसरे से अंतर पाया जाता है, अलग गुण पाया जाता है, वही क्या है, विभिन्नताएं हैं। और विभिन्नताएं किसकी वजह से उत्पन्न होती है, ठीक है, ये विभिन्नताएं जो है अपने माता पिता से जो अनुवांशिक पदार्थ आता है उसकी वजह से उत्पन्न होती है। और विभिन्नताएं अपन को जीवित रहने के लिए क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट आता है अनुकूलन। कि जीवों का क्या है, अद्भुत लक्षण है, जिनमें विशिष्ट आवास के प्रति अपने में क्या करते हैं, परिवर्तन कर उस आवास के प्रति क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। कि इनमें जो आपके क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपने क्या करते हैं, विशिष्ट आवास के प्रति क्या करते हैं, परिवर्तन कर उसमें आवास वो क्या करते हैं, अनुकूलित। अनुकूलन का मतलब होता है कि भाई आप जिस आवास में रह रहे हो, जैसे अपन सर्दी का मौसम है उस हिसाब से अनुकूलित हो गए साहब, सर्दियों के कपड़े पहने लगे, गर्मी आई गर्मियों के कपड़े पहने लगे, तो अपन हर मौसम के हिसाब से अनुकूलित हो जाते हैं। अब आप मान लीजिए सर्दी का मौसम है, आपके मैं तो नहीं स्वेटर नहीं पहनूँ, मैं तो गर्मी वाले कपड़े पहनूँ, पहन भाई, बीमार पड़ेगा। जीवित रहने तो अनुकूलित तो होना पड़ेगा, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से रहना पड़ेगा, फैन चलाना पड़ेगा, कूलर चलाना पड़ेगा, एसी चलाना पड़ेगा, सर्दियों में अपन नहीं चलाते हैं। तो अनुकूलन का मतलब होता है कि जीवों में एक अद्भुत लक्षण पाया जाता है, जो जिस आवास विशिष्ट मतलब जो जिस आवास में रह रहा है, ठीक है, उसमें उस आवास उसको तो अपन बदल नहीं सकते। अब सर्दी का मौसम अपने से नहीं कर सकते, गर्मी पैदा कर सकते हैं, गर्मी का मौसम वो तो नहीं कर सकते। तो जिस आवास में अपन रह रहे हैं उस आवास में अपने आप को परिवर्तित कर लेना, अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेना कि अपन जिसमें उस आवास में आसानी से जीवित रह सकें, वो क्या कहलाता है, आपके अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। और जीवों के इसी गुण के कारण जीव अलग अलग आवासों में आसानी से रह पाते हैं। सर्दी वाले लोग सर्दी में रह पाते हैं, हमने कहा फॉरेन कंट्री से, वो उनके 12 महीने सर्दी रहती, तो अपन वो इस प्रकार से ढले, उनकी चमड़ी ऐसी है, अनुकूलन हो जाते हैं, उनकी यहाँ पे गोरी चमड़ी हो जाती है, उनके बाल ऐसे होते हैं, उनका शरीर उनका आपके जो ताप है, रुधिर है, वो ठंडा रहता है। अपन गर्मियों में रहते हैं, गर्मियों से असर देंगे। अफ्रीकन लोग सांवले होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, वो गोरे होते हैं क्योंकि ठंडी हवाएं चलती है। तो ये एक फ़र्क है कि भाई जो जीव जैसे मौसम में रहता है उसको अपने आप को क्या कर लेता है, अनुकूल। अब मान लीजिए कोई गर्मियों में रह रहा है, ऊँट रह रहा है, गर्मियों के जो जीव होते हैं उनमें अलग बाल छोटे होते हैं। जो सर्दी वाले क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो आपके पाए जाएंगे, जैसे शेर है, बाघ है, उनमें शरीर में बहुत ज़्यादा घने बाल होंगे, ऊँट है, खरगोश है। इधर वाले जो जीव रहेंगे, खरगोश है, ऊँट है, इन पे बाल कम रहेंगे शरीर में, क्योंकि गर्मी पड़ती है यहाँ पे। तो इन सभी जीवों में अपने आप को क्या करने, ढालने का, अपने आप को जीवित रखने का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। और लास्ट पॉइंट बचा है आज इसका, सजीवों के लक्षणों में मृत्यु। बाकी सभी पॉइंट पढ़ चुके हैं कि सभी जीव एक निश्चित समय के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कि जो भी जीव है निश्चित समय के बाद उनमें क्या होता है, उनकी मृत्यु होने लग जाती है। उनके शरीर में होने वाली जो टूटफट है, असामान्य उपापचय क्रियाओं के परिणाम से आदमी क्या हो जाता है, अपन कहते हैं जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो मृत्यु का गुण किसमें पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। ये क्या है, निर्जीवों का गुण नहीं है, ये किसका गुण है, सजीवों का गुण है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।